हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पूरे अगर मोटा मोटी हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है सो इसमें आपको मतलब कुछ बने एक अच्छा खासा क्वेश्चन हमको लगता है 15 से 20 क्वेश्चन के बराबर इस एक सवा डेढ़ महीना में कोशिश करते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जिस अंदाज में हम पढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा सा अच्छा पढ़ने के लिए क्या करना है कि खाली वीडियो नहीं देखना है, आप कलम कॉपी लेकर के बैठोगे और थोड़ा सा टाइम दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा चूँकि हम भी टाइम निकाल के बना रहे हैं वीडियो आपके लिए, तो थोड़ा टाइम आप अगर मतलब दोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि सवाल एकदम श्योर बनेगा। जो जो टॉपिक हम अभी चूज करेंगे, ठीक है, वो सारा का सारा टॉपिक का बहुत आराम से सवाल बनेगा। हमने पहले भी तीन वीडियो डाला हुआ है लॉजिक गेट्स का, जिसमें कि आप थोड़ा सा डेप्थ में चले गए थे, लेकिन तब भी आप उसको एक बार आराम से पेन कलम लेकर कॉपी कलम लेकर के पढ़ो और उसको आराम से बनाओगे तो आपका सवाल आप देखो सवाल क्वेश्चन बैंक से आराम से बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा आप मेहनत करो। एनीवे, हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। हम इस प्रोग्राम का नाम दे रहे हैं रिवीजन प्रोग्राम, माने हम आपको जो टॉपिक भी हम चूज करेंगे उसका एक रिवीजन नटसेल में, क्योंकि बहुत डिटेल्स में अभी बात करना संभव नहीं है, तो इसलिए हम एक रिवीजन प्रोग्राम कर देंगे, ठीक है। अब एक चीज जरा गौर से देखो, इस कंसेप्ट में हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें कॉन्सेप्ट्स कुछ यूज्ड होता है, माने जो टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं, तो हम लोग टर्मिनोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग, पहले तो हम लोग जिस पे बात करते हैं जिसका बात करते हैं माने जिस स्पेसिफाइड एरिया पे, जैसे हमारा वीडियो मान लीजिए जो लोग बच्चे देखेंगे वो हमारे सिस्टम में आ गए एक तरह से, ठीक है। या मान लीजिए किसी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे उस सिस्टम के हैं। तो सिस्टम में क्या है कि जिस पर हम फोकस करते हैं स्टडी के लिए उसको सिस्टम बोलते हैं। इन्वायरमेंट का वो पार्ट जिस पर हम लोग फोकस करते हैं वो सिस्टम है। इसके बाहर वाला जो होता है उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन होता है उसको हम लोग डॉटेड से दिखाते हैं और वो बाउंड्री लेयर हो गया। अब सिस्टम कितना तरह का होगा? 3 तरह का। ओपन सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी माने हीट का ट्रांसफर होता है, माने मास भी आता है और हीट भी। दूसरा हो गया क्लोज सिस्टम जिसमें कि हीट का सिर्फ ट्रांसफर होता है। और तीसरा हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, उसमें जो है सो ना मास का ट्रांसफर होता है और ना हीट का ट्रांसफर होता है। यार एक्चुअली क्या है ना कि हम पढ़ा रहे थे, हम रिकॉर्ड करना छोड़ दिए यार, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन लिखा तो गया बोर्ड पे पूरा, तो स्वाभाविक है कि एक बार हम फिर से एक्सप्लेन इसको कर दे रहे हैं अब रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो थोड़ी सी गलती हो गई, बस आप समझो कि कितना मैंने 3 वीडियो का ये मटेरियल है, ठीक है ना। 35 मिनट मैंने 1.5-2 घंटे का मटेरियल है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से फिर दोबारा पढ़ाना पड़ा है। संयोग है कि ये इस सिस्टम में सेव है, अदरवाइज फिर लिखना पड़ता तो समझ लो क्या है। तो इसलिए गलती भारी हो जाती है, आपकी भी गलती भारी हो जाएगी। आप इसको कलम कॉपी लेके पढ़ना और होप कि ईश्वर आपकी मदद करे, ठीक है। उसके वजह से देखो बाउंड्री लेयर भी हम लोग लिखे हैं। बाउंड्री लेयर में फिक्स्ड बाउंड्री लेयर, ठीक है, जिसमें फिक्स का मतलब जैसे गैस सिलेंडर है तो फिक्स्ड बाउंड्री लेयर हो गया। उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम 0। तो इस फिक्स्ड जब रहेगा तो उसमें वर्क डन जो होता है वो 0 होता है। हम आगे बात करेंगे वर्क डन क्या होता है, तो ये 0 होता है। एक हो गया मूवेबल बाउंड्री लेयर। मूवेबल का मतलब पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट, जैसे साइकिल का पंप हो गया तो उसको हम लोग मूवेबल बाउंड्री लेयर बोलते हैं। इसमें क्या है कि इस पर अगर हम लोग इसको मान लो फोर्स लगा दें, दाबें, ठीक है ना, तो ये जो है सो वेरी करेगा। तो वेरी करेगा तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता और इसलिए इसमें वर्क डन 0 नहीं होता, वर्क डन का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें, देखो इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी के लिए हम लोग अगर बात करें तो इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इसमें 3-4-5 पॉइंट्स होता है। पहला तो हो गया कि ये इंटरनल एनर्जी जो है सो किसके चलते होता है, तो किसी भी बॉडी का जैसे गैसियस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसका अपना एक मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन है। सॉलिड है उसका अपना मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन है, लिक्विड है उसका अपना मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन है, तो सबका अपना अपना मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन है। उसके चलते क्योंकि लिक्विड और सॉलिड में पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करता है, चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। गैसियस में स्पेशली आइडियल गैस केस में हम फोर्स जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम नहीं मानते हैं। तो जब फोर्स नहीं मानेंगे तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं आएगा। इसका गैस के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही उसका टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। लिखा हुआ है ड्यू टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ इंटरनल एनर्जी माने इंटरनल कन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम और मोलिकुलर कन्फिगरेशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस जो होगा सो इंटरनल एनर्जी के कॉरेस्पॉन्ड करेगा। इसका जो फार्मूला होगा ये डेल्टा एन सी वी डेल्टा टी एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल या एन सी वी टी टू माइनस
टी फाइनल, जहां पे हम अगर सीवी लिखना चाहें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नाम सुने होंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट हम वॉल्यूम इसको लिखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर हम अगर आगे बात करें, जैसे लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक सीपी एगो टर्म आता है, ठीक है, जैसे सीपी माइनस सीवी बराबर हो जाएगा आर, और यहाँ से सीपी बाई सीवी जो है सो गामा कहलाता है, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट इसका नाम है, ठीक है। इस तीनों का जो यूनिट अगर सेम है तो हम लोग सीपी माइनस सीवी बराबर आर आराम से, जैसे क्या यूनिट होगा, तो जूल पर मोल पर केल्विन, सीपी का होगा जूल पर मोल पर केल्विन, ये जो आर होगा ये जूल पर मोल पर केल्विन का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम सीवी और सीपी का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, ये फार्मूला याद रखोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो है सो बार बार यूज होगा थर्मोडायनामिक्स में गैसेस मॉलिक्यूल्स के आधार पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर मान लेते हैं कि इसका यूनिट अलग अलग हो जाए, जैसे सीपी बराबर हो गया जूल पर ग्राम माने मास में, ठीक है, पर केल्विन, या सीवी बराबर जूल पर ग्राम पर केल्विन, आर जो होगा जूल पर मोल पर केल्विन, तो इस केस में जो ये फार्मूला आ जाएगा, ये सीपी माइनस सीवी बराबर आर नहीं होकर के आर बाई एम आ जाएगा, ठीक है, जहां एम जो होगा सो मॉलिक्यूलर मास है। हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या है कि इंटरनल एनर्जी का कुछ और पॉइंट्स है। क्या पॉइंट्स है कि ये पॉइंट फंक्शन होता है। पॉइंट फंक्शन का मतलब जैसे 1 का जो इंटरनल एनर्जी होगा वो चाहे किसी भी रास्ते हम लोग आए जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का जो होगा पॉइंट का वो फिक्स रहेगा, दूसरा का जो होगा फिक्स रहेगा, चाहे जिस भी रास्ते हम आगे बात करेंगे। ये इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब साइक्लिक प्रोसेस में जो है सो चेंज इंटरनल एनर्जी 0 होता है, ठीक है। अगर साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग बात करेंगे तो ये चेंज इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। अब क्या है साइक्लिक प्रोसेस का मतलब, जैसे 1 पॉइंट से आकर के देखो फिर ये जो है सो दूसरा होकर के फिर वहीं चला गया, या यहाँ भी हम लोग नाम देना चाहें तो ये नाम दे सकते हैं, दिस इज ए बी और सी। अब जब देखो ए से शुरू हुआ अब फिर फाइनली ये ए पे आ गया, इसको हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पॉइंट फंक्शन जो लिखा हुआ है, पॉइंट फंक्शन जरा देखो गौर से, ए से बी तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक तो यहाँ से ऐसे आ जाएंगे जो रास्ता 1 कहलाता है, एक दूसरा रास्ता से चले जाएंगे, एक तीसरा रास्ता से चले जाएंगे, क्लियर। तो स्वाभाविक हम लिखे हैं ई जो हो जाएगा, ठीक है ना, ई ए से बी तक, या यूं कहें तो इसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखा दो तो ज्यादा सही है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगा ए से बी तक में, चाहे किसी भी रास्ते से जाओ, ठीक है, तो वो सेम रहेगा। इसलिए लिखे हैं ए से बी में पहला रास्ता, ए से बी में दूसरा रास्ता, ए से बी में ये तीसरा रास्ता हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग जो है सो सेम बोलते हैं। अब रही बात ये कि तीसरा टर्म इसमें है वर्क डन और मैकेनिकल वर्क डन। वर्क डन का बच्चा का मतलब वर्क पावर एनर्जी मैकेनिक्स में आप पढ़े हो गए एफ डॉट डेल्टा आर, ठीक है, जहां पे एफ और दोनों पैरेलल हो जाए, माने बीच का एंगल 0 हो जाए। जैसे इसमें क्या है कि एफ है और इधर ही डेल्टा आर है, मान लो ये डेल्टा एक्स या ये डेल्टा आर हम इसको बोलते हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन में हो जाए तो बीच का एंगल 0 हो जाए, तो cos 0 हो जाए, cos 0 1। इसका फोर्स को हम लोग P इंटू प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो P इंटू ए लिख दिए और उसके इंटू डेल्टा एक्स, P ए गुने डेल्टा एक्स को डेल्टा भी बोलते हैं, डेल्टा वॉल्यूम एरिया गुने डेल्टा हो जाएगा, ये डेल्टा भी हो जाएगा। इसका P गुने भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ये P को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे तब, अगर नहीं कांस्टेंट है तो फिर ऐसे नहीं लिख सकते। यही सब छोटी छोटी बातें हैं कि क्योंकि आपको ये सिखा दिया गया और आप ध्यान ही नहीं दिए इस बात पे कि P कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आगे हम बात करते हैं तो इसका इन जनरल अगर हम लोग लिखना चाहें तो जनरल लिखेंगे तो वैल्यू ऑफ वर्क डन जो होगा सो डेल्टा डब्ल्यू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन के टर्म में, इसका डी डब्ल्यू माने P इंटू डी भी, क्योंकि ये जो डिफिनीशन था जैसे डेल्टा डब्ल्यू बराबर था P इंटू डी वी डेल्टा वी, तो इसी को एलिमेंट्री फॉर्म में लिख देंगे तो ये P इंटू डी वी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो P इंटू डी वी हो जाएगा V1 से V2, ठीक है। अगर P कांस्टेंट है तब ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और V1 से V2 इंटीग्रेशन होकर के ये V2 माइनस V1 आ जाएगा, क्लियर। अब अगर हम लोग बात करना चाहें, मान लेते हैं इंथैल्पी, तो इंथैल्पी के लिए बात करते हैं। इंथैल्पी क्या है? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, माने किसी भी सिस्टम के पास जो टोटल हीट होगा उसको हम लोग इंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। अब मामला क्या है कि ये इसको जो फार्मूला है ये है डेल्टा एच बराबर एन सी पी डी टी, ठीक है। सीपी बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एन सी पी और T2 माइनस T1, दिस इज एन गामा आर बटा गामा माइनस 1 और T2 माइनस T1,
इसका फार्मूला हम लोग इसको डेल्टा एच को हम लोग इस तरह से कुछ याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे अगर बात करें तो इंट्रोपी आ गया या इंट्रोपी चेंज। तो इंट्रोपी जो है ये सेकेंड लॉ का कॉन्सिक्वेंस है। सेकेंड लॉ जैसे इंटरनल एनर्जी जो था वो फर्स्ट लॉ का कॉन्सिक्वेंस है, मतलब थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसके चलते वो इंटरनल एनर्जी आया। इंटरनल एनर्जी का एग्जिस्टेंस कहाँ से आया? तो फर्स्ट लॉ के चलते। इंट्रोपी का एग्जिस्टेंस कहाँ से आया? तो सेकेंड लॉ के चलते। तो अगर इसके लिए हम लोग लिखते हैं डेल्टा एस वाला डेल्टा क्यू बाई टी इन जनरल, अगर डेल्टा एस वाला डीएस का डीएस एलिमेंट्री बात कर लेंगे तो एलिमेंट्री के लिए डीएस और उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी क्यू बाई टी। इट इज द रिजल्ट माय कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि हीट ट्रांसफर के लिए बात करेंगे डेल्टा क्यू। तो हीट ट्रांसफर के लिए ये है टोटल हीट जो सिस्टम में बाहर जाएगा या बाहर से भीतर आएगा, हम उसके लिए बात करते हैं। तो ये जो है बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन है। तो हम लोग लिखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन में किसी भी सिस्टम को अगर हम एनर्जी देंगे तो क्या करेगा वो सिस्टम? कुछ अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और कुछ वर्क डन करेगा। जैसे किसी भी सरकारी ऑफिसर को जो फंड आएगा तो क्या करेगा? अपना कुछ जमीन घर गाड़ी खरीद लिया, मैंने अपना एनर्जी बढ़ा दिया और कुछ पब्लिक का भी काम कर दिया। तो यही हो गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ा दिया अब प्लस वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन माने पब्लिक का काम कर दिया, तो ये जोड़ करके जो फंड आया उसके बराबर होगा, मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन है। क्लियर? अब क्या है कि हम लोग अगर बात करें यहाँ पे जैसे साइन कन्वेंशन, तो वर्क डन के लिए साइन कन्वेंशन लिखते हैं। तो वर्क डन अगर गैस कर रहा है तो गैस एक्सपेंड करेगा, तो इसका फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, तो चेंज जो है सो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द गैस अगर लिखते हैं तो कोई ये वर्क डन बाय द गैस, तो ये हम पॉजिटिव लिख रहे हैं एक्सपेंशन के लिए। और वर्क डन ऑन द गैस ये नॉर्मली कंप्रेशन होता है, तो इसमें कंप्रेशन में क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम कम होगा, ठीक है ना, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो चेंज नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही लिखते हैं हमेशा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से अगर हीट ट्रांसफर के लिए हम लोग बात करें, ठीक है, तो हीट ट्रांसफर के लिए बात करेंगे तो हीट अगर सिस्टम से बाहर चला गया, ठीक है, तो फाइनल हीट घट गया, तो फाइनल कम है और बाद में इनिशियल ज्यादा था, तो चेंज नेगेटिव। तो लिखेंगे कि हीट अगर रिमूव्ड सिस्टम से किया तो नेगेटिव हो जाएगा, और हीट अगर सिस्टम में ऐड हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फेज और स्टेट। ये फेज और स्टेट क्या है? तो फेज जो है कि जिस फॉर्म में, ठीक है, जिस फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस इस धरती पे एग्जिस्ट करता है या जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कहीं भी धरती बाहर कहीं भी, तो उसको हम लोग फेज बोलते हैं। एक फेज में बहुत सारा स्टेट्स हो सकता है। जैसे मान लो पानी है, लिक्विड, एक फेज हो गया, उसमें लिक्विड 50 डिग्री का भी हो सकता है, 100 डिग्री का भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है। तो इसका नहीं डिफरेंट स्टेट्स हो गया। गैसेस सिस्टम है, तो गैसेस सिस्टम में क्या होगा कि एक गैस एक स्टेट हो गया, और उसमें क्या क्या है? उसमें यह है कि फिर हम लोग अगर बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें जैसे 2 एटमॉस्फेयर 200 डिग्री सेल्सियस, 4 एटमॉस्फेयर 800 डिग्री सेल्सियस, तो ये डिफरेंट स्टेट्स हो गया। इसमें सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड प्लाज्मा एक फेज होता है जो सन में होता है, इसको हम लोग फेज बोलते हैं। इन गैसेस सिस्टम मान लो कि इसमें जो हो गया, जैसे ये स्टेट्स हो गया, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 400 केल्विन पे, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 600 केल्विन पे, मतलब ये कि गैस एक फेज है, उसमें अलग अलग ये स्टेट्स है। ठीक है, अब इसी में हम देखो दिखाया हुआ है कि स्टेट 1 और स्टेट 2, माने यहाँ से स्टेट 1 से 2 पाथ है, 2 रास्ते हैं उधर से, ये स्टेट 1 और 2 से यहाँ पे आया हुआ है। क्लियर? अब उसके लिए बात करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने में जो भी हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जो मेथड यूज करते हैं, जैसे स्टेट 1 है, मान लो ये स्टेट 2 है, तो यहाँ से आने के लिए इस तरह से हम लोग गैस को मैंने हीट किए, जैसे भी मैंने हीट दिए लिए जो भी किए उसको हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस लिखा द प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द स्टेट ऑफ द गैसेस सिस्टम चेंजेज। ठीक है, उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस कैन बी शोन ऑन डिफरेंट ग्राफ्स। हम लोग पी भी, VT और PT डायग्राम, माने 3 गो डायग्राम पे हम इस प्रोसेस को दिखाते हैं। नॉर्मली आपको जो अभी तक जो सवाल पूछा है वो PV डायग्राम ही पूछा है। ठीक है,
हो सकता है कि उसको मना नहीं किया गया कि तुम VT नहीं पूछना और PT नहीं पूछना, संजोग है कि आपको PV डायग्राम पूछा है तो हम नॉर्मली इसी पे कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस सब के बारे में आइडिया दे देंगे कि कहीं अगर पूछ दिया तो ऐसा नहीं कि आप मुंह लटका करके फिर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाइए कि हाँ ये तो पढ़ेबे नहीं किया, पढ़वे नहीं किए। अगर इसके लिए हम लोग बात करते हैं तो आप नाउ आ गया कि टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस कितने तरह का हो गया? अगर ये प्रोसेस 4 तरह का प्रोसेस पढ़ना है, देखो क्या है कि सिस्टम अब जो तुम्हारा सिलेबस है उसमें 4 चीज है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट, इस चारों को एक एक करके कांस्टेंट मानते हैं और 4 को प्रोसेस डिफाइन करते हैं। जैसे पहला जो है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, अगर आइसोबारिक नाम है इसका, बार जो होता है प्रेशर के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो आइसोबारिक नाम है, अगर P कांस्टेंट हो जाएगा तो चेंज प्रेशर का 0 हो जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, ये हमेशा ध्यान देने का है कि आइडियल गैस इक्वेशन रिमेंस ऑलवेज एप्लीकेबल। गाइडिंग इक्वेशन जो होगा इसमें ये V भागिले T है, इसका मतलब इसको वैसे तो 4 स्लो आप जानते होंगे ना, ठीक है ना। अगर इसके लिए बात करेंगे तो दिस इज V1/V2 बराबर, इसमें गाइडिंग इक्वेशन बराबर T1/T2, माने ये फार्मूला, या V1/T1 बराबर इधर से ले जाएंगे, इधर ले आएंगे, V2 इधर ले आएंगे, तो V1/T1 ये फार्मूला जब भी जरूरत पड़ेगी इस प्रोसेस के लिए तो हम ये यूज करेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिवन बाय 1, इस प्रोसेस में अगर इंटरनल एनर्जी लिखेंगे तो डेल्टा E बराबर NCV डेल्टा T। तो देखो इंटरनल एनर्जी का डिफिनीशन यही है, इसलिए किसी भी प्रोसेस के लिए अगर बात करेंगे तो ये इसी तरह से हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। इंटरनल एनर्जी कोई हाँ ठीक है, इसका वैल्यू अलग अलग आएगा अलग अलग प्रोसेस में, लेकिन डिफिनीशन यही है NCV/dt। तो हम यहाँ से फिर लिख देंगे CV बराबर R/γ-1 T2 - T1। वर्क डन का वैल्यू लिखेंगे तो स्वाभाविक है PdV का इंटीग्रेशन, P कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस से बाहर ले लेंगे तो ये V2 - V1। अच्छा, चूंकि P1 बराबर P2 है बराबर, अगर चाहे तो हम P लिख सकते हैं, इसमें नो डाउट। थोड़ा सा इसको यूं कर लेते हैं, ये हो जाएगा दिस इज P, अब कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन में थोड़ा सा हम बताए हुए हैं कि अगर मान लो dx का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम x1 से x2, तो इसका मतलब x पे पावर 0 है और dx है, तो x पे पावर इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है कि n+1/n+1। अगर 0 है तो 0+1, अब 0+1 तो ये हो जाएगा, फिर एक बार x आ जाएगा, दिस विल कम टू, ये x आ जाएगा, ये x1 और ये x2। स्वाभाविक है कि ये हम एक बार रखेंगे क्या, x2 और ये x1, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से तो ये इंटीग्रेशन P बाहर आ जाएगा, dV का V हो जाएगा, एक बार V2 रखेंगे, एक बार V1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा P के जगह पर P1 P2 का वाजिब जगह पर रख देंगे, V2 के साथ P2 और V1 के साथ P1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। हम इसके लिए बात करेंगे डेल्टा W, तो P2 V2 था, P1 V1, इसी में PV बराबर nRT लिख देंगे, तो nRT लिखेंगे तो यहाँ P1 लिखेंगे, यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो वो आ जाएगा NR डेल्टा T, कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। मतलब वर्क डन जो आ जाएगा इस केस में ये NR डेल्टा T, माने हम इस तरह से इसको बोल सकते हैं कि वर्क डन जो आ जाएगा ये NR डेल्टा T आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि ट्रांसफर ऑफ हीट इज गिवन बाय, तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा W, ठीक है। तो डेल्टा E तुम्हारा पता चल गया, NCV डेल्टा T और डेल्टा W NR डेल्टा T, इसमें से N और डेल्टा T बाहर कर लो तो CV प्लस R, तो एक ये NCP/dt हो जाएगा, क्योंकि हम पीछे लिख चुके हैं कि CP - CV बराबर R, तो स्वाभाविक है CV माइनस, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि CP - CV बराबर R, इसका ना CP बराबर जो हो जाएगा सो CV प्लस R, हम कुछ ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करना चाहें कि नेट ट्रांसफर ऑफ जो है हीट जो है इस केस में, कि नेट ट्रांसफर ऑफ हीट जो होगा किसके बराबर होगा, इंथैल्पी चेंज का। तो इंथैल्पी चेंज का जो डिफिनीशन था NCP/dt था, इसका इंथैल्पी चेंज के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि द प्रोसेस इन व्हिच द नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द इंथैल्पी चेंज, देन द प्रोसेस इज आइसोबारिक आइसोकोरिक, जो भी प्रोसेस है उस हिसाब से ABCD में ऑप्शंस दिया जा सकता है, तो थोड़ा इस सब का ध्यान रखें। ग्राफ में क्या करेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट है तो इस वाला लाइन एक आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो वॉल्यूम बढ़ेगा इसका एक्सपेंशन हो गया, अब वॉल्यूम घटेगा इसका मतलब कंप्रेशन हो गया।
इसमें जो है सो पीटी डायग्राम में है, फिर प्रेशर कांस्टेंट, तो स्वाभाविक है कि अगर हम लोग इसमें पी कांस्टेंट के लिए बात करेंगे तब भी वैल्यू टी, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन, और टेम्परेचर घटेगा तो कंप्रेशन आ जाएगा। क्लियर। अगर इसको VT डायग्राम पे हम लोग बात करना चाहें तो VT डायग्राम पे हम आइडियल गैस इक्वेशन से PV बराबर nRT लिखेंगे, और यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो सिंपल सा ये है कि V बराबर लिखेंगे nRT बटा P इंटू टी, जहाँ P कांस्टेंट हो जाएगा। दिया हुआ क्वेश्चन में कि आइसोबारिक के लिए P कांस्टेंट, तो इसका ये पूरा ब्रैकेट वाला कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट हम K लिख देते हैं, इसका V बराबर KT, ठीक है ना। और ये क्या है, तो Y बराबर mx जो होता है उससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। तो ये हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख दिए हैं। इसमें देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन, ये इसमें वॉल्यूम घट रहा है तो कंप्रेशन हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि हम अगर स्लोप के लिए बात करते हैं, इसमें स्लोप का क्या मतलब होता है, क्योंकि कई बार पूछता है, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है लेकिन बहुत एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत मैथमेटिकल नहीं है। स्लोप का मतलब y में चेंज है बटा x में चेंज, ये आपको पता है। tan थीटा अगर लिखें कहीं पे तो y में चेंज, अगर इसको हम मिला दें ऐसे करके तो ये y में चेंज हो जाएगा, और इसको ऐसे मिला दें तो ये x में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो हम tan थीटा लिखेंगे तो ये स्वाभाविक है इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये बाई ये लिख देंगे, इसका नाम है स्लोप। तो स्लोप अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लेते हैं तो dy बाई dx आ जाएगा। इसी को हम अगर मान लेते हैं इस केस में लिखना चाहते हैं फॉर P कांस्टेंट, माने फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, हम लिखते हैं फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, तो लिखेंगे वी हैव PV बराबर nRT आइडियल गैस इक्वेशन से, तो V बराबर लिखेंगे nR बाई P। स्वाभाविक है ये जो है सो कांस्टेंट हो जाएगा P, तो हम लोग यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dV और इधर dt, बाकी तो P कांस्टेंट है, तो dV बाई dt स्लोप हो जाएगा, क्योंकि इसमें चेंज बटा इसमें चेंज आ जाएगा, ये nR बाई P हो गया। इसका स्लोप जो हो गया सो 1 बाई P के प्रोपोर्शनेट हो गया। ठीक है। मतलब tan थीटा जो होगा सो 1 बाई P, माने इसका मतलब ये कि जिसका ज्यादा प्रेशर रहेगा उसका थीटा कम होगा। तो यहाँ पर देखो कि जिसका थीटा कम है इसका न ज्यादा प्रेशर होगा, तो इसका न P1 ग्रेटर देन P2, नीचे वाला का वैल्यू ज्यादा होगा प्रेशर का, ऊपर वाला का कम होगा। ठीक है। अब दूसरा जो हो गया सो आइसोकोरिक प्रोसेस, इसको हम लोग आइसोचोरिक भी बोलते हैं। प्रेशर कांस्टेंट वाला लाइन एक तो मैंने प्रेशर कांस्टेंट एक हो गया, अब बच गया दूसरा वॉल्यूम कांस्टेंट। इसमें लिखते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो डेल्टा V बराबर 0 हो जाएगा, PV बराबर nRT हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। गाइडिंग क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ से तो P बराबर nRT बाई V लिख सकते हैं, इसका नाम V कांस्टेंट हो जाएगा, तो P भाई T गेल-लुसाक लॉ, शायद आपको पता होगा, इसको गेल-लुसाक लॉ बोलते हैं या गेल-लुसाक लॉ जो भी, तो EP भाई T हो जाएगा। यहाँ से जो है सो हम लोग अगर गाइडिंग इक्वेशन लिखना चाहें तो कुछ इस तरह का फार्मूला आ जाएगा, जो हम लोग जब तक अगर यूज करना चाहेगा कि भाई आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कौन सा यूज करेंगे, तो हम यहाँ से इसको यूज करेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है कि हम इंटरनल 3 गो चीज है, इंटरनल रीचेंज, वर्क डन और टोटल हीट ट्रांसफर, यही 3 चीज का कैलकुलेशन रहता है नॉर्मली। तो हम चेंज इंटरनल डिफिनेशन है डेल्टा बराबर NCV dt, वैल्यू रख देंगे nR गामा -1 T2 -T1। ठीक है। वर्क डन लिखेंगे डेल्टा P dV। अच्छा, चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट इससे चेंज 0 हो जाएगा तो ये वर्क डन 0, इसका मतलब ये कि इस केस में वर्क नहीं होगा। ठीक है। वर्क नहीं होगा तो जो हीट आया वो गया कहाँ, तो देखो तो फॉर हीट ट्रांसफर लिखेंगे डेल्टा Q बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा W, E 0 हो गया, इसका डेल्टा Q बराबर डेल्टा E हो गया, इसका डेल्टा Q बराबर हो गया NCV डेल्टा T, इसका nR गामा -1 T2 -T1। तो लिखेंगे सो द हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है। अब इसका ग्राफ और स्लोप लिखेंगे, तो ग्राफ में हम स्लोप लिखते हैं, देखो V कांस्टेंट वाला लाइन है, तो V कांस्टेंट का मतलब ऐसा लाइन आएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन कंप्रेशन जानना थोड़ा कठिन है, बाकी किसी भी जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ने नहीं दिया तो हम लोग लिख दिए एक्सपेंशन वगैरह वगैरह, मैंने इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है। या इसमें हम लोग लिख सकते हैं, माने ये अपने क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि कौन एक्सपेंशन होगा कौन कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है। पीटी डायग्राम पे बात करेंगे तो PV बराबर nRT हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा nR बाई V इंटू T। तो फॉर V कांस्टेंट लिखते हैं तो P लिखते हैं बराबर KT, इसका स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लिखेंगे, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ये फिर आ जाएगा Y बराबर mx, हम लिख सकते हैं यहाँ पे y बराबर हो जाएगा
mx, ठीक है। तो y बराबर mx हो जाएगा, तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है ना, कि ओरिजिन से पास करता है स्ट्रेट लाइन कैसा होगा। अब रही बात ये कि फॉर आल्सो फॉर स्लोप, तो पीवी बराबर अगर एनआरटी लिख दें हम, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं इनको, ये एनआरटी लिख देंगे तो पी बराबर हो जाएगा एनआर बाई वी इंटू टी, डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये डीपी बाई डी टी हो जाएगा, दिस इज एनआर बाई वी, स्लोप हो जाएगा 1 बाई वी, ठीक है। तो 1 बाई वी हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से फिर उल्टा हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि इसका एंगल कम है, जैसे θ1 ये θ2, तो θ1 लेस देन θ2, तो फिर वॉल्यूम ज्यादा हो चुका, उल्टा हो जाएगा स्लोप के, ठीक है। अब अगर बात करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसके लिए अगर बात करते हैं तो टी कांस्टेंट, इसका ना डेल्टा टी 0 हो जाएगा या डी टी 0, पीवी बराबर एनआरटी रिमेन्स वैलिड, ये तो हमेशा वैलिड रहेगा। गाइडिंग इक्वेशन की अगर बात करेंगे इसमें, तो टी कांस्टेंट होगा, इसका ना पीवी कांस्टेंट, तो पीवी कांस्टेंट एक इक्वेशन आ जाएगा, पीवी बराबर कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको लिखते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3, ये कुछ कांस्टेंट इस तरह से आ जाएगा। अब क्या हो गया कि इसके लिए चेंज इन एनर्जी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई बराबर एन सी बी डेल्टा टी, ये हो गया 0, तो इसका नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वर्क डन लिखेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा P1 V1 ln V2 बाई V1, तो P1 V1 P2 V2 अगर इस तरह से हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लॉग में इसको अगर बेस करके तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2.3013 nRT log base 10 log base 10 V2 by V1, ये इस तरह से कुछ रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बेस 10 में हम लोग कर लेंगे उस तरह से बात। अगर मान लेते हैं हीट ट्रांसफर लिखेंगे तो इस केस में इंटरनल एनर्जी 0 हो गया, मैंने इसमें अपना कुछ नहीं किया, मैंने अगर इसको ऐसे कंफर्म करके करो तो जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस था, ठीक है, तो उसमें क्या था कि वर्क डन 0 हो गया, मैंने पब्लिक का कोई काम नहीं हुआ, जो पैसा आया वो अपना एनर्जी बढ़ा लिया। इसमें क्या है कि अपना एनर्जी कुछ नहीं, ये ऑनेस्ट प्रोसेस है, अपना एनर्जी नहीं बढ़ा, लेकिन जो काम हुआ, जो हीट ट्रांसफर हुआ, जो फंड आया, पब्लिक का काम कर दिया। तो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसमें ये लिख सकते हैं कि हीट ट्रांसफर जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन या वर्क ट्रांसफर के बराबर हो जाएगा इस प्रोसेस में, ठीक है। ग्राफ के लिए बात करेंगे तब चूंकि पीवी कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको हाइपरबोला बोलते हैं। जैसे देखो पीवी कांस्टेंट लिखते हैं, इसका ना पी बराबर हो जाएगा कांस्टेंट बाय वी, तो when v 0 तो p इनफिनिट एंड when p 0, ठीक है, when p 0 तो v जो हो जाएगा सो इनफिनिट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात ये कि इसके लिए अगर हम लोग v और t की बात करेंगे तो इसमें जो है सो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन हो गया, इसमें वॉल्यूम घट रहा है तो ये कंप्रेशन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीवी बराबर कांस्टेंट हम इसके लिए बात करें पीटी डायग्राम में, तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट वाला लाइन आ जाएगा। तो अब देखो पी और भी, तो अगर पी जो है सो इसमें बढ़ेगा, मान लो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो वॉल्यूम अगर घट रहा है तो कंप्रेशन, और इसका ना प्रेशर बढ़ रहा है, तो देखो प्रेशर बढ़ रहा है तो कंप्रेशन, अब प्रेशर घट रहा है इसका ना वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसको हम अगर स्लोप बोल दें तो हम पीवी डायग्राम, पीवी बराबर कांस्टेंट, इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ गया है, ठीक है। तो ये स्लोप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x गुने y को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार x को कांस्टेंट लेंगे, एक बार y को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को कांस्टेंट लेंगे, x को करेंगे, तो ये हो जाएगा p को ले लिया तो dv आ गया, प्लस v को ले लिया तो dp आ गया, ये 0 आ जाएगा, इसका dp बाई dv बराबर माइनस p बाई v है, निगेटिव स्लोप आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम वहां पे दिखा दिए निगेटिव स्लोप का मैंने tan थीटा जो है ऑल प्लस n प्लस tan प्लस अगर करके पता होगा तो ऑल प्लस मैंने फर्स्ट में और थर्ड में जो है सो tan पॉजिटिव होता है, ठीक है, इस सेकेंड और फोर्थ में tan निगेटिव होता है। तो हम अगर इसके लिए बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह का कर्व ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये टेंजेंट लाइन है, मतलब सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा, एंगल हम लोग दिखा दिए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है मामला कि 3 गो टेम्परेचर पे 3 गो कर्व है, इसका नाम है आइसोथर्म्स, इसका नाम है आइसोथर्म्स,
ठीक है, माने टेम्परेचर सेम टेम्परेचर वाला जो होता है उसको आइसोथर्म्स बोलते हैं। अब कहता है कि भाई T1 पे, T2 पे, T3 पे कौन बड़ा है कौन छोटा है बताओ। तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक लाइन P नॉट वाला कांस्टेंट या इधर से भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो P नॉट वाला अगर हम सम कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक ना, तो वहां से वॉल्यूम पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन से जरा गौर से देखो कि प्रेशर कांस्टेंट हो गया सभी के लिए, तो वॉल्यूम जिसका ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब देखो गौर से कि इसके लिए वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है। V3 के लिए वॉल्यूम कम है सबसे, इस लाइन पर देख सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए टेम्परेचर कम हो गया। तो ये हो गया T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ जो चौथा प्रोसेस है हमारा वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो गया, चौथा बच गया हीट, तो हम हीट को कांस्टेंट मान लीजिए, माने ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता, इसका डेल्टा Q 0 हो जाएगा, इसका PV बराबर nRT हो जाएगा। ये तो हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। अब है कि गाइडिंग इक्वेशन के लिए बात करेंगे, तो ये गाइडिंग इक्वेशन इसका होता है PV गामा कांस्टेंट, ठीक ना, ये दिखाया हुआ है PV गामा कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया, गामा क्या है यहाँ पे, तो CP बाई गामा के बारे में डिटेल्स हम लिखे हैं। CP बाई CV एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, चूंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में ये पावर में है इसलिए इसको एडियाबेटिक एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब क्या है गामा, इसका वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए अलग, डायटोमिक के लिए अलग और ट्राई और पॉलीएटॉमिक के लिए अलग होता है। 5/3 है, 7/5 और 4/3, कुछ इस तरह से। ये सब याद रखना पड़ेगा, ये गिवन नहीं रहता है, इसे IIT में ये दिया रहता है लेकिन नीट में दिया नहीं रहता, तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहां से लिखेंगे तो P1 V1 गामा, P2 V2 गामा, P3 V3 गामा, हम लोग इस तरह से कांस्टेंट कर लेंगे, ठीक है। अब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखना चाहे इसमें, तो डेल्टा E बराबर है CVDT, फार्मूला वही रहेगा। तो NR गामा -1 T2 T1। वर्क डन लिखेंगे तो वर्क डन इसमें दो तरीका से निकाल सकते हैं। तो PdV का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो उतना नहीं करके हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है या एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन यहाँ से लिखते हैं, डेल्टा Q बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा W। अब क्या है कि यहाँ पे डेल्टा Q 0 है, इसका डेल्टा W जो होगा सो माइनस डेल्टा E हो जाएगा, इसका अंदर माइनस NR गामा -1 T2 T1 आ जाएगा। यहाँ से हम अगर लिख दें कि वर्क डन जो होगा सो देखो ये गामा -1 था तो ये 1 माइनस गामा आ जाएगा। इसका अंदर वर्क डन जो होगा सो इंटरनल एनर्जी का डिक्रीमेंट है, मतलब इंटरनल एनर्जी जो कम होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। इसका मतलब ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो कोई सिस्टम अगर वर्क करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी बाहर से आ नहीं रहा है, तो जो उसके पास स्टोर एनर्जी है वही एनर्जी के एक्सपेंस पे, वही एनर्जी के खपत पे वो जो है सो अपना काम करेगा, ठीक है। इसमें हम लोग लिखते हैं सो द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द डिक्रीमेंट ऑफ द इंटरनल एनर्जी, दैट इज द gaseous system will do the work done at the cost of its internal energy, माने its internal energy, मतलब इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे ये अपना वर्क करेगा, ठीक है। ग्राफ के लिए देखते हैं तो PV डायग्राम में इस तरह से आएगा, कैसे, तो P यहाँ से PV गामा कांस्टेंट था, कांस्टेंट मान लो C है, तो P बराबर लिखेंगे C/V पे पावर गामा, व्हेन V टेंड्स टू 0, तो P अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 से भाग दोगे तो इनफिनिट आ जाएगा, तो P इनफिनिट। उसी तरह से P इधर ले आओ, V उधर ले जाओ, ठीक है ना, तो P जब 0 होगा तो V इनफिनिट, इसका हाइपरबोला टाइप का कर्व, माने किसी भी एक्सिस को ये कट नहीं करेगा, ठीक है। अगर VT डायग्राम पे हम बात करें तो देखो VT का ये हमारे पास जो फार्मूला था PV गामा कांस्टेंट का था, इसमें से हम P हटा देंगे, कहां से P हटाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है। हम लिखते हैं PV बराबर nRT, तो यहाँ से हम P हटाएंगे तो ये हो जाएगा nRT बाई V, ठीक है। अब यहाँ से लिख देंगे कि यहाँ TV, यहाँ NR तो C/NR, तो TV गामा -1 ये C/NR आ जाएगा, इसका TV पे पावर गामा -1 बराबर K हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसी को 2-3 पॉइंट्स के लिए लिख सकते हैं, T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1, T3 V3 गामा -1 कांस्टेंट आ जाएगा, क्लियर। अब इसके लिए बात करें ऑन PT डायग्राम, तो PT डायग्राम पे क्या होगा कि इसमें से P और V हटाना पड़ेगा, तो ये जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है यहाँ से हम V हटा देंगे, हटाएंगे तो V कितना आ जाएगा, सिंपल यहाँ से देखो V बराबर लिख देंगे तो ये हो जाएगा nRT/P, और यही चीज हम यहाँ लिख दिए, उस पर पावर गामा आ जाएगा, तो यहाँ पे P पे पावर 1 है और ये P पे पावर नीचे में गामा आएगा तो 1 माइनस गामा, ये T पे पावर गामा आ जाएगा बराबर कांस्टेंट बटा NR पे पावर गामा आएगा, इसका P 1 माइनस गामा, T पे पावर गामा कांस्टेंट, ये गाइडिंग इक्वेशन हो गया, माने ये इक्वेशन गाइड करेगा
इस पूरे प्रोसेस को, माने पी प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन में, ठीक ना। फिर यहाँ से हम लोग P1 T1 P2 T2 1 माइनस गामा गामा कर लिए, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, उतना ध्यान देने का नहीं, याद रख सके तो ठीक है, वरना पीटी डायग्राम नहीं पूछेगा निश्चित रहो। अब है कि स्लोप आइसोथर्मल के लिए बात करते हैं, कुछ नोट करके हम लिख दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई बार रहता है। तो आइसोथर्मल था PV माइनस P बाई V, एडियाबेटिक का स्लोप हो जाएगा dP बाई, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दें, ये हो जाएगा dP बाई dV माइनस गामा P बाई V, ठीक है। तो माइनस गामा P बाई V यहाँ से लिख दिए। अब ये है कि ये आइसोथर्मल था, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबेटिक है। अब पता नहीं चलेगा इससे अलग अलग रहेगा, तो ये एडियाबेटिक है। तो हम दोनों को क्या किए, साथ कर दिए, ठीक है। अब साथ कर दिए तो कंपेयर कर लेंगे, जब साथ रहेगा तो हम dP बाई dV एडियाबेटिक बटा भाग दे दिए दोनों को, dP बाई dV आइसोथर्मल, तो ये गामा आ गया। और गामा 1 से बड़ा है, इसका मतलब एडियाबेटिक का स्लोप जो होगा निगेटिव में, ये आइसोथर्मल से बड़ा हो जाएगा। क्लियर। इसका मतलब अगर हम दोनों को एक ग्राफ से इस तरह से ड्रॉ करें तो ये क्लियर है कि आइसोथर्मल से ज्यादा डी पर मैंने धंसा हुआ ये एडियाबेटिक का कर्व आएगा। अगर उल्टा रहता तो ये ऊपर चला जाता और ये उसके बाद आ जाता, ठीक है ना। ये एक्सपेंशन का प्रोसेस है, इसलिए इस तरह का ग्राफ इसमें आ रहा है, ठीक है। अब है कि इसमें बच गया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, ठीक है। चूंकि हम लोग थर्मोडायनामिक्स की ही बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ में क्या है कि बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन है, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है, सिंपल है। कहता क्या है कि साइक्लिक प्रोसेस में जो टोटल हीट ट्रांसफर होगा वो टोटल वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। देखो लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट द टोटल हीट ट्रांसफर रिमेन्स इक्वल टू द टोटल वर्क ट्रांसफर इन ए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में लिखा रहेगा। साइक्लिक प्रोसेस को देखो इंटीग्रेशन में ऐसे हम डालते हैं, ठीक है। इसका dQ बराबर इंटीग्रेशन dW, माने हीट ट्रांसफर साइक्लिक में वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। इसी इक्वेशन से हम ये डिराइव करते हैं। हमें दिखा, माने डेरिवेशन जरूरी नहीं है, अगर डेरिवेशन देखना होगा तो जी एडवांस के लिए हम डिराइव करके दिखाएं, आप वहां जाकर देख सकते हो। अदरवाइज आपके लिए नीट के लिए उतना जरूरी नहीं है। हम इसको लिखते हैं इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि पहले भी हम यूज कर चुके हैं, डेल्टा Q बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा W, ठीक है। अब हम इसमें एरिया ऑन पीवी डायग्राम बात करते हैं कि माने अगर पीवी डायग्राम पे एरिया क्या होगा, तो देखो ये अगर स्ट्रिप के लिए बात करेंगे तो P गुने dV, माने लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्ट्रिप P गुने dV, तो लिखेंगे सो टोटल एरिया अंडर द कर्व, ये P गुने dV का इंटीग्रेशन V1 से V2 आ जाएगा, ठीक है। तो V1 से V2 आ गए तो ये स्वाभाविक है, P dV V1 से V2 क्या था, वर्क डन। इसका मतलब ये हुआ कि पीवी डायग्राम पे एरिया अंडर द कर्व ऑन द पीवी डायग्राम विल गिव द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन जो है, सो पीवी डायग्राम पे एरिया जब भी निकालेंगे तो ये वर्क डन देगा, ठीक है। प्रॉपर यूनिट में हम लोग गुना भाग कर लेंगे। अब है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो यहाँ पे देखो हम एक ग्राफ दिखाएं, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ देखो गौर से, प्रेशर हालांकि घट रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि वॉल्यूम का चेंज जो है पॉजिटिव है या वॉल्यूम का चेंज निगेटिव है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखो वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर इसको समअप करना चाहें तो क्लॉकवाइज अगर मान लो तीर है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज एरो के लिए हम अगर थोड़ा बात करें, क्लॉकवाइज एरो अगर बात करें क्लॉकवाइज एरो के लिए तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर काउंटर क्लॉकवाइज के लिए बात करेंगे तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, मतलब साफ है कि हम लोग यहाँ देखो, जैसा कि घड़ी देखो, घड़ी से मिलाओगे तो देखो इस तरह से वर्क डन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चल रहा है, तीर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो गया। ये जो है सो ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखो वर्क डन जो है सो ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में ये तीर लगा हुआ है तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब काउंटर क्लॉकवाइज जो होगा सो वर्क डन निगेटिव आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें dW या डेल्टा W, जो लिखने का मन हो, डेल्टा W, ये दिस विल बी लेस देन 0, ठीक है। अब क्या हो गया इसमें कि प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग बात करना चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो हम एक्चुअली करना चाह रहे हैं, हम इस पर प्रॉब्लम्स करेंगे। एक दिक्कत गलती फिर एक बार बता दें कि वो गलती क्या हुआ था ना कि जिसमें पढ़ा रहे थे उसमें रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुआ यार।
तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ, तब उतना मेहनत, तो इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट समझा दिए। ठीक है, बाकी फिर हम प्रॉब्लम सब करेंगे आराम से, लिख करके, ये गलती नहीं हो जाएगी होगी कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो। ठीक है।